नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव के बीच जनसंख्या पर रिपोर्ट्स के सियासी सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई। साल 2024 के चुनाव में अभी 4 फेज की वोटिंग होनी बाकी है। सियासी रस्साकसी लगातार चल रही है। तमाम राजनीतिक दल मुद्दों पर घमासान छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इन खुलासों के बाद सियासी भूचाल आ गया है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति में बवंडर मच गया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की तादाद में तेजी से गिरावट आई, जिसे लेकर लोकसभा चुनाव 2024 में वोट का बंटवारा बढ़ गया। आखिर कैसे, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। जनसंख्या पर आई नई रिपोर्ट में क्या है? हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी गिरने के बाद इस पर सियासत का संग्राम शुरू हो गया, दंगल हो गया। अब हिंदुस्तान में फिर से आबादी पर काबू करने की बात होने लगी है। आम लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार को फौरन जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए और इस रिपोर्ट के आने के बाद हिंदू मुस्लिम का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ गया। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ती रहेगी, हिंदुओं की आबादी कम होती रहेगी और यह आने वाले दिनों में खतरनाक होगा, ऐसा दावा किया गया है। जनसंख्या के कम होने के अनुपात को लेकर हिंदुस्तानियों में खौफ पैदा किया जा रहा है। यह कितना सच है, कितना जायज है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए इसकी बारीकी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट आने के बाद तमाम राजनीतिक दल इस रिपोर्ट को अपने सियासी आईने से देख रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों ने इस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े किए, कुछ राजनीतिक दलों ने इसे नफरत फैलाने वाला बताया है और चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस में इस रिपोर्ट को लेकर आरक्षण का मुद्दा भी उठ खड़ा गया है। बीजेपी का कहना है कि अब कांग्रेस किसका हक काटकर रिजर्वेशन में कैसे देगी, किसे देगी। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी इस रिपोर्ट के जरिए लोगों को असली मुद्दों से भटका रही है, डाइवर्ट कर रही है। जनसंख्या पर सियासी तकरार कैसे बढ़ रही है, इसका क्या नफा नुकसान होगा चुनाव में, यह भी आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज एक वीडियो ने पूरे दिन भर सियासी माहौल बनाए रखा। एक वीडियो जो हैदराबाद की धरती से आया। ओवैसी और नवनीत राणा में दिन भर इस वीडियो पर बवाल मचा रहा। इस वीडियो के सियासी मायने क्या हैं, इस वीडियो से क्या होगा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज की शुरुआत एक वीडियो से करना चाहता हूं और इस वीडियो ने आज पूरे दिन सियासत में सरगर्मी पैदा कर दी है। गड़े मुर्दे उखाड़े हैं और ये किसी गड़े मुर्दे किसी और ने नहीं, अमरावती से भारतीय जनता पार्टी की सांसद नवनीत राणा ने उखाड़े। नवनीत राणा ने हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी पर, उनके भाई पर अकबरुद्दीन ओवैसी पर
उनके बयान को लेकर हमला किया है। नवनीत राणा ने हैदराबाद से पुलिस को 15 सेकंड के लिए चुनौती दी है कि 15 सेकंड के लिए पुलिस को ड्यूटी से हटा दिया जाए, तो भाइयों को पता चल जाएगा कि वो कहां से आए हैं, कहां से गए हैं। नवनीत राणा के बयान पर लगातार सियासत हो रही है और ऐसा ही बयान अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया था, जिसके बाद मुकदमा कायम हुआ। अकबरुद्दीन ओवैसी जेल गए। तकरीबन 12 साल के बाद उनको कोर्ट से राहत मिली। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है, क्या नवनीत राणा के खिलाफ भी ऐसा ही मामला होगा जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हुआ था? क्या पुलिस ऐसा ही मामला उनके खिलाफ दर्ज करेगा? इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर हैदराबाद से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहा, वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो सुनाता हूं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहा। नवनीत राणा का यह वीडियो अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान की याद दिलाता है। 15 सेकंड वर्सेस 15 मिनट क्या है, इस जरा वीडियो के जरिए समझिए। तो आपने सुना, नवनीत राणा है ये, अमरावती से बीजेपी की सांसद है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के घर में जाकर उन्हीं को उन्हीं के अंदाज में चैलेंज करती हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा ही बयान अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, जेल गए और लंबी लड़ाई उन्होंने अदालत से लड़ी, लेकिन अदालत ने उनको बाद में बरी कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नवनीत राणा के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगी? यह देश की जनता पूछ रही है, जानना चाहती है और सुबह से लेकर लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। अगर आपने ये वीडियो नहीं सुना, उनके अल्फाज नहीं सुने, उनके बयान नहीं सुने, तो राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार फिर से आपको नवनीत राणा का यह बयान सुनवाना चाहता हूं, गौर से सुनिए। पंद्रह सेकेंड वर्सेस 15 मिनट की ये जो जुबानी जंग थी, इसको लेकर छोटे भाई ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए उनको भी। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। ये जो बयान है, इस पर अब ये सियासत और होनी है। और ये बयान जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं
कि यह बयान अभी और ज्यादा मुद्दा बनेगा। इस पर हम भी डिटेल से लगातार नजर रखेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 65 साल में हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी में तकरीबन 8% की कमी आई है। और दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि इस रिपोर्ट में कि मुस्लिम आबादी का ग्राफ 43% बढ़ा है। इस रिपोर्ट के आते ही राजनीतिक दलों में एक नई बहस छिड़ गई है, एक नई सीरीज शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक काउंसिल की एक स्टडी में, एक रिपोर्ट में साल 1950 से लेकर साल 2015 के बीच आबादी की रिसर्च की गई और इस रिसर्च के मुताबिक हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी में 8% की गिरावट देखने को मिली है। और इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 1950 में अल्पसंख्यकों की आबादी में तकरीबन 43% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। यह साल 2015 तक की रिपोर्ट है। मैं आपको जनसंख्या में वो इजाफे को समझाना चाहता हूं, जरा आप इसको समझ लीजिए। हिंदुस्तान में 1950 से लेकर साल 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी में कमी, हिंदुओं की जनसंख्या में 7.82 की कमी आई है, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। और इस दौरान मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है, यानी इजाफा हुआ है। 1950 में हिंदुओं की जनसंख्या 84.68% थी। वहीं 1950 में मुस्लिमों की आबादी भारत में 9.84% थी। करीब 6.5 दशक में हिंदू और मुसलमानों की आबादी कहां से कहां पहुंच गई। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ईसाई धर्म, सिख समुदाय, बौद्ध धर्म की आबादी भी अलग अलग तरीके से इजाफा हुआ है। जरा उसको देख लीजिए, उसको भी समझा देता हूं। पहले PMEAC की रिपोर्ट, हिंदू आबादी 84.68% और अब 78.6% है। 9.84% मुस्लिमों की आबादी थी, अब यह आबादी बढ़कर 14.9% हो गई है। पहले ईसाइयों की आबादी 2.24% थी, वही ईसाइयों की आबादी अब 2.36% हो गई है। सिख समुदाय की जो आबादी थी वो 1.24% थी, वो बढ़कर 1.85% हो गई है। और बौद्ध समुदाय की जो आबादी थी वो 0.05% थी, जो बढ़कर 0.81% हो गई है। वहीं जैन समुदाय की आबादी 0.45% थी, जो घटकर 0.36% हो गई है। और पारसी की आबादी भी 0.03% थी, वो बढ़कर 0.04% हो गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस रिसर्च में यह दावा किया गया है कि भारत में हिंदू आबादी कम हो गई है, जबकि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख तमाम अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी आबादी बढ़ गई है। और इस दौरान जैन और पारसियों की आबादी में संख्या में कमी आई है। ईसाइयों में 5.38%, सिख समुदाय में 6.58% और बौद्ध धर्म में मामूली सी बढ़ोतरी देखी गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि जनसंख्या में जिस दर से गिरावट आई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जनसंख्या में आई कमी के लिए केंद्र सरकार की सरकारों ने क्या किया, यह भी सोचने का मामला है, क्योंकि यह रिपोर्ट एक दशक नहीं, रिपोर्ट में 65 साल का डेटा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच इस रिपोर्ट के आने पर टाइमिंग पर सवाल खड़े जा रहे हैं कि आखिर इस वक्त, इस टाइमिंग पर चुनाव के बीच ये रिपोर्ट कैसे आई है। और इन सब के बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि भारत में कैसे आबादी बढ़ी है, वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं, जरा समझ लीजिए। भारत की आबादी के बाद, भारत की आजादी के बाद पहली बार
1991 में जनगणना हुई। 1951 में भारत की कुल आबादी महज 36 करोड़ थी और इसके बाद जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। 2023 में भारत की आबादी 142 करोड़ से ज्यादा हो गई और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की इस वक्त की आबादी चीन को पीछे छोड़ चुकी है, यानी चीन हमारे हिंदुस्तान से पीछे चला गया है। चीन की आबादी हिंदुस्तान से कम है क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बुनियादी जरूरत हिंदुस्तान में लगातार कम होती जा रही है। चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या रेलवे ट्रैक, तमाम चीजों की बात करें, आबादी बढ़ रही है लेकिन बुनियादी जरूरत जो है वो कम होती जा रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आजादी के अमृतकाल से किसी को अंदाजा नहीं था कि भारत की आबादी में करीब 106 करोड़ की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार ने बढ़ती आबादी को लेकर कई बार चिंता जाहिर की है, एक बार को छोड़कर कभी कोशिश नहीं की गई। 1975 के दौरान हिंदुस्तान में जनसंख्या कंट्रोल के लिए नसबंदी अभियान चलाया गया था, जिसकी बड़ी तीखी आलोचना भी हुई थी और इसे संविधान के खिलाफ बताया गया था। भारत में अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में समान अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा जैसे संवैधानिक अधिकारों की वजह से जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं हो पा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर, जनसंख्या में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जाहिर की थी और तब से लगातार जनसंख्या कंट्रोल कानून बनाने की मांग हो रही है। और ये कई बार यह मुद्दा मेरे राष्ट्र की आवाज के जरिए भी उठाया कि हिंदुस्तान में लगातार आबादी बढ़ रही है, बुनियादी जरूरतें कम हो रही हैं, इस पर कैसे लगाम लगानी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, आम हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए। सोचिए, आज भी हमारे हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की सरकार मुफ्त में राशन देती है। सोचिए जरा, यह हम लोगों को सोचने की जरूरत है। 80 करोड़ लोग आज भी हमारे देश में राशन लेते हैं सरकार से, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं। अगर सरकार वहां पर उनकी मदद ना करे तो क्या हाल होगा, इस बात की सोचने की जरूरत है हम सब हिंदुस्तानियों को। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट में हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति को हवा देने वाली जो सियासत है वो साबित हो रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हिंदुओं की आबादी में करीब 8% की कमी आई है और इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% तेजी से बढ़ा है। इसके बाद इसका आंकलन अपने अपने तरीके से होने लगा है। रिपोर्ट बताती है, ये आंकड़े बताते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में आबादी तेजी से बढ़ रही है। साल 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी जिसमें आबादी महज 36 करोड़ थी, यानी 7 दशक में आबादी 106 बढ़ गई है, करोड़ बढ़ गई। यानी देखा जाए तो हर दशक यानी जनसंख्या में 12.2% का इजाफा हुआ है। किसी भी देश की आबादी इतनी तेजी से बढ़ती है तो उस देश में सवाल उठना लाजमी है और दूसरे मुल्कों की नजर भी उस देश पर रहती है। ये सी कि आज इस रिपोर्ट में पॉपुलेशन में इजाफा और गिरावट के आंकड़े सामने आने पर लगातार हिंदुस्तान में बहस छिड़ रही है। हिंदुओं की आबादी में करीब 8% की गिरावट, पारसियों की जनसंख्या में 0.03% का गिरावट और 0.04% का पहुंचना, मुस्लिमों की आबादी में 14.09% की बढ़ोतरी पर सियासत बहुत तेज हो रही है। हालात यह है कि रिपोर्ट के खुलासे के बाद हिंदुस्तान में जनसंख्या पर काबू करने की बात जोर शोर से होने लगी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि पड़ोसी देशों में जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहां जनसंख्या का क्या हाल है वो भी जरा देख लीजिए। बांग्लादेश की अगर बात करें
तो बांग्लादेश की बहुसंख्यक आबादी में 18.5% का इजाफा हुआ। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी में 3.75% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अफगानिस्तान में भी 0.29% मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई है। मालदीव में भी बहुसंख्यक सुन्नी आबादी में 1.47% की गिरावट हुई है। भूटान में 17.6%, तो श्रीलंका में 5.25% बहुसंख्यकों की आबादी बढ़ी है। ये अपने हिंदुस्तान के जो पड़ोसी देश हैं उनके आंकड़े बता रहा था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि श्रीलंका, भूटान में बौद्ध धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं और दोनों देशों में बहुसंख्यक आबादी तेजी से बढ़ रही है। भारत में बहुसंख्यक की आबादी में कमी आई है। अल्पसंख्यक मुस्लिमों की तादाद में इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट ये बताती है, ये दावा करती है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित है और काफी अच्छी तरीके से फल फूल रहे हैं। भारत में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख समुदाय हो, ईसाई धर्म की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। और इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हिंदुस्तान में सिख आबादी में 6.58% और ईसाई आबादी में 5.38% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि देश में पारसी जैन धर्म के लोगों की आबादी घटी है। इसके बाद से हिंदुस्तान में जनसंख्या पर कानून लाने की बात लगातार हो रही है। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या विस्फोट शब्द का इस्तेमाल किया था और इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर लगातार बहस छिड़ी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान जबरदस्ती परिवार नियोजन कराए जाने की विनाशकारी बताया गया था। मैं पीसीआर से कहूंगा कि वो वीडियो भी दिखाते रहे और इस शब्द का इस्तेमाल करने से बचते रहे। तब से जनसंख्या कंट्रोल कानून पर राजनीतिक तौर से अछूता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहस को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण को देशभक्ति के बराबर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि समाज का वो लघु वर्ग जो अपने परिवारों को छोटा रखता है, सम्मान का हकदार है, वो देशभक्ति का कार्य करता है। मैं आपको साल 2020 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान, वो भाषण सुनवाना चाहता हूं जो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा है। हमारे यहां बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन यह बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो आपने सुना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंख्या को लेकर कितने गंभीर हैं और जब से ये बात प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा तब से लगातार जनसंख्या कंट्रोल कानून पर बात हो रही है। हालांकि इस मुद्दे को राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं कई बार उठा चुका हूं। हमें सोचने की जरूरत है।
अगर हमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो अपनी बुनियादी चीजों को बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा, जिसके लिए हम सबको सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन सरकार के साथ हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि हम अपने तमाम चीजों को कैसे सही करें। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।